नमस्कार साथियों, कैसे आप सब लोग। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। देखो, सेक्शन 9 बात करता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट और सेक्शन 10 बात करता है जुडिशियल सेपरेशन की। तो सेक्शन 9 से स्टार्ट करते हैं। बिकॉज जब मैरिज होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंडीशन ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट एक्सेट्रा। अब हस्बैंड और वाइफ की मैरिज होती है, ऑब्वियसली कंपैटिबिलिटी है बिटवीन द हस्बैंड वाइफ, एक रिलेशनशिप बन जाता है। तो देन द एक्सप्रेशन क्या रहता है, कंजुगल राइट्स। उनके आपस आपस में कंजुगल राइट्स है कि वो आपस में दोनों की सोसाइटी, उन आपस में सोसाइटी मतलब हस्बैंड और वाइफ की सोसाइटी। तो देन राइट ऑफ मैरिटल इंटरकोर्सेस, that sexual intercourses, right to marital intercourses, and second thing, a right of couple to have each other society, एक दूसरे के साथ रहना, यही एक कंजुगल राइट जिसको हम बोलते हैं। तो मान लो सपोज अगर कोई हस्बैंड या कोई वाइफ, ये दोनों पार्टी यहाँ पे सूट फाइल कर सकते हैं, इसमें पिटिशन फाइल कर सकते हैं। अब आप सोचोगे कि जो वाइफ है, हस्बैंड तो ठीक है, क्योंकि हस्बैंड अपने घर में रहता है, तो ऑब्वियसली वाइफ जब हस्बैंड के घर आती है, तो वाइफ अगर घर को छोड़ के चल, दैट इज नॉट द सोसाइटी। सोसाइटी में हस्बैंड की सोसाइटी छोड़ के गई, उसकी सोसाइटी छोड़ के गई, वो विड्रॉल फ्रॉम द अदर सोसाइटी। तो मतलब मान लो वाइफ यहाँ से छोड़ के चली गई हस्बैंड के घर से, तो हस्बैंड तो घर बुलाने, जिसको हम बोलते हैं घर वापसी बुलाने का केस, ठीक है। तो आप यहाँ पे हस्बैंड यहाँ पे नोटिस सेंड करेगा वाइफ को कि आप घर आ जाओ वापस। अगर वो 1 मंथ के अंदर नहीं आती, आफ्टर दैट वो एक सूट फाइल करेगा, पिटिशन फाइल करेगा सेक्शन 9 के अंदर, ठीक है। तो देन वाइफ को वापस बुलाने का, क्या वाइफ भी फाइल कर सकती है हस्बैंड को वापस बुलाने का? यस। देखो, ये नहीं करता है कि वाइफ का, ये डिपेंड करता मैट्रिमोनियल होम पे। मैट्रिमोनियल होम किसको बोलते हैं? जो हस्बैंड और वाइफ ने डिसाइड किया कि मैरिज के बाद हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, ठीक है। एक मैट्रिमोनियल होम, मान लो सपोज दोनों मैरिज, द हस्बैंड मान लो सपोज ए स्टेशन पे रहता है और वाइफ बी स्टेशन पे रहती है, ठीक है। तो अब दोनों अलग अलग स्टेशन पे रहते हैं, तो ऑब्वियसली बी स्टेशन पे रहती है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया था कि हम बी स्टेशन पे हम दोनों मिला करेंगे, ऑब्वियसली जहाँ पे वाइफ रहती है वहां पे, ठीक है। जहाँ पे वाइफ रहती है वहाँ वो हमारा मैट्रिमोनियल होम होगा। अब यहाँ से मान लो हस्बैंड अब उसको ज्वाइन नहीं कर रहा है, हस्बैंड ने विड्रॉ कर दिया सोसाइटी ऑफ द वाइफ, तो वाइफ भी केस फाइल करते हैं सेक्शन 9 के अंदर विड्रॉ, ठीक है। तो वाइफ भी, दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों फाइल कर सकते हैं, बट इसके लिए आपको मैट्रिमोनियल होम पता होना चाहिए। समटाइम मैरिज से पहले ही मैट्रिमोनियल होम डिसाइड करते हैं, समटाइम नहीं होता है, वो बाय द कंडक्ट पता लग जाता है कि मैट्रिमोनियल होम कौन सा है, ठीक है। आओ विरक पे एक बार नजर मारते हैं। when either the husband or the wife has without reasonable excuse, देखो विदाउट, अगर रीजनेबल एक्सक्यूज है देन ओके, अगर विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज withdrawn from the society of others, चाहे वो हस्बैंड है चाहे वाइफ है, द एग्रीव्ड पार्टी में अप्लाई। अब यहाँ पे एग्रीव्ड पार्टी लिखा है, मान लो हस्बैंड ने वाइफ की सोसाइटी को विड्रॉन कर दिया, तो ऑब्वियसली एग्रीव्ड पार्टी कौन है यहाँ पे? वाइफ है। अगर वाइफ ने हस्बैंड की सोसाइटी को विड्रॉ कर दिया, तो एग्रीव्ड पार्टी कौन है? हस्बैंड है। तो aggrieved party may apply by petition to the district court for restitution of conjugal rights, and the court, on being satisfied of the truth of the statement made in such petition and that there is no legal ground why the application should not be granted, may decree restitution of conjugal right accordingly. Where a question arises whether there has been reasonably excuse for withdrawn from the society, the burden of proving reasonable excuse shall be on the person who has withdrawn from the society, ठीक है। तो रीजनेबल एक्सक्यूज है कि उसको बताना पड़ेगा मैंने इस एक्सक्यूज की वजह, इस रीजन की वजह से सोसाइटी को विड्रॉन किया है, जिसने विड्रॉन किया उसके ऊपर वो बर्डन ऑफ प्रूफ रहेगा। तो दिस इज टॉक्स अबाउट बर्डन ऑफ प्रूफ। तो क्लियर होगा। देखो, जब मैरिज होती है तो राइट ऑफ मैरिटल इंटरकोर्सेस, सेकंड राइट ऑफ कपल टू ईच अदर्स सोसाइटी। अगर कोई विड्रॉन कर देता है, सबसे पहले आइदर पार्टी, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैज विड्रॉन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ अदर। सेकंड थिंग, सच विड्रॉन इज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज होना चाहिए। थर्ड थिंग, कोर्ट इज सेटिस्फाइड होना चाहिए द ट्रूथ ऑन द स्टेटमेंट मेड इन द पटिशन, जो भी स्टेटमेंट पटिशन में उसने मेंशन कर रखा है। there is no other legal impediment in the granting relief, ठीक है। कोई और लीगली कोई और नहीं। सोसाइटी मींस मैरिटल कोहैबिटेशन। सोसाइटी का मतलब यहाँ पे
जनरल सोसाइटी नहीं, आस पड़ोस। जब सोसाइटी का मतलब हस्बैंड की सोसाइटी, वाइफ की सोसाइटी। तो दैट मीन्स मैरिटल कोहैबिटेशन, एक दूसरे के साथ रहना, एंड फुलफिल ऑफ म्यूचुअल ड्यूटीज टू ईच अदर एंड एज ए हस्बैंड एंड वाइफ। ठीक है। तो देन जो विड्रॉल फ्रॉम द सोसाइटी है में इन्वॉल्व मेंटल सेपरेशन बिसाइड फिजिकल सेपरेशन। सो मेंटल सेपरेशन भी हो सकता है। समटाइम क्या होता है कि पर्सन मेंटली सेपरेट हो जाता है। ठीक है। इट्स विड्रॉन फ्रॉम टोटली ऑफ रिलेशनशिप, मतलब वो टोटली उसके रिलेशनशिप को विड्रॉन कर रहा है, डिनाई कर रहा है, एक्सेट्रा। ठीक है, विड्रॉल कर रहा है। तो दैट इज द सेक्शन 9। तो अगर हम देखें तो बर्डन ऑफ प्रूफ अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन, जो एक्सक्यूज का बर्डन ऑफ प्रूफ ऑलवेज जो इसने विड्रॉल किया उसके ऊपर रहेगा। ठीक है, क्लियर। देन अब नाउ मान लो सपोज अ प्रोसीजर क्या रहता है, आप पहले क्या करोगे, इसमें नोटिस सेंड किया जाता है। पहले नोटिस सेंड किया जाएगा जिसने विड्रॉन किया उसको, कि उसको घर वापसी बुलाने का नोटिस, एक लीगल नोटिस भेजेंगे। आप 1 मंथ का टाइम दोगे। आफ्टर 1 मंथ अगर नहीं आता तो आप पटिशन फाइल करोगे। पटिशन फाइल कर दिया आपने। अब डिक्री पास होगी। मान लो डिक्री जब पास होगी तो डिक्री का इन्फोर्समेंट कहाँ होता है, अगर उसके बाद डिक्री जिसके, ऑब्वियसली डिक्री होल्डर उसको इन्फोर्स करेगा। तो इन्फोर्समेंट आपका ऑर्डर 21 रूल 32। ऑर्डर 21 रूल 32 सीपीसी आप देख लेना। ठीक है। तो वहां पे आप उस डिक्री को कैसे, आपको फ्रूट क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, डिक्री तो आपको मिल गई। तो यहाँ पे अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, जो अदर पार्टी उसकी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है सेक्शन 9 की डिग्री के अंदर, ऑर्डर 21 रूल 32। यस। अब एक और प्रोविजन है, ये एक बेस्ट गुड ग्राउंड बन सकता है डाइवोर्स का भी। अगर आप सेक्शन 9 के अंदर आपने पिटीशन फाइल कर रखी है और उसको 1 ईयर हो गया, डिग्री पास हुई, डिग्री पास होने के बाद 1 ईयर हो गया, इफ देर इज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन इवन आफ्टर 1 ईयर फ्रॉम द डिक्री ऑफ रेस्टिट्यूशन इन कंजुगल राइट, मतलब 1 ईयर आपको हो गया, डिग्री पास हो गया और आपके बीच में कोई रिजम्पशन नहीं हुआ कोहैबिटेशन का, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, वो पर्सन फिर वापस नहीं आया आपके पास, तो दैट इज आफ्टर 1 ईयर आपके पास एक डाइवोर्स का ग्राउंड बनता है। आप इस बेस पे भी डाइवोर्स फाइल कर सकते हैं कि हमें, मेरे पास डिग्री है रेस्ट्रिक्शन आरसीआर की, इसको आरसीआर भी वो रेस्ट्रिक्ट कंजुगल राइट की डिग्री है और 1 साल से ऊपर हो गया है। ठीक है। तो आपके पास एक ग्राउंड बन जाता है सेक्शन 13(1)(a)(2) हिंदू मैरिज एक्ट। तो यहाँ पे एक वेस्ट ग्राउंड बन जाता है आपका आफ्टर 1 ईयर। ठीक है। आफ्टर 1 ईयर इस ग्राउंड पे भी आप डाइवोर्स ले सकते हैं। देखो, आरसीआर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि आरसीआर में कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन रहता है। अगर आपने प्रैक्टिकली कोर्ट में देखा होगा, अगर मैं हिमाचल की बात करूं, यहाँ पे जैसे आरसीआर के केसेस आपके सिविल जज के पास लग जाते हैं, जरूरी नहीं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट जज लिखा है, तो अकॉर्डिंग टू वो वैरी करता है, स्टेट टू स्टेट वैरी करेगा। हो सकता है हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ही पास लगेंगे, या जैसे हिमाचल में तो सिविल जज के पास लग जाते हैं केसेस, क्योंकि ये इसको हाई कोर्ट के रूल्स है, रूल्स अपने अपने हाई कोर्ट के रूल्स होते हैं, उन्होंने पावर दे रखी है। तो यहाँ पे सिविल जज को पावर दे रखी है। ठीक है। तो वो आरसीआर के केस हैंडल कर लेते हैं, उनके पास पावर है कि वो आरसीआर के केस हियर करेंगे। नेक्स्ट सेकंड इज जुडिशियल सेपरेशन। देखो, जुडिशियल सेपरेशन मतलब जुडिशियली सेपरेट होना। एक होता है म्यूचुअल सेपरेशन। म्यूचुअल सेपरेशन हिंदू मैरिज एक्ट में कोई स्पेस नहीं है, तो आपको जुडिशियल सेपरेशन, अगर आपने सेपरेट होना भी है, समटाइम क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ उनको सोचने के लिए कुछ टाइम चाहिए, एडजस्ट होने में टाइम लगता है, तो मे बी वो जुडिशियली सेपरेशन चाह रहे हैं, मतलब फ्रॉम द कोर्ट। तो आपको जुडिशियल से कोर्ट से ही सेपरेशन लेना पड़ेगा। आइदर पार्टी टू द मैरिज, आइदर मतलब दोनों पार्टी, हस्बैंड और वाइफ दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा। वेदर सोलोमनाइज्ड बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट may present a petition praying for a decree for judicial separation on any of the ground specified in clause 1 of section 13, in case of wife also under any ground specified in clause 2 thereof, as ground on which a petition for divorce might have been presented। तो आप पटिशन फाइल कर सकते हैं कि आपने कुछ टाइम तक, आपको सोचने के लिए टाइम पे जुडिशियल सेपरेशन चाहिए। मान लो आपने 2-3 महीने तक जुडिशियल सेपरेशन लेना है ताकि आप समझ सको या सोच सको। ठीक है। तो उस बट ये एक डाइवोर्स नहीं है, अब सेपरेट नहीं है और हस्बैंड वाइफ से परमानेंटली, ये टेम्परेरी सेपरेशन। ठीक है।
तो दैट इज मतलब मैरिज इज नॉट डिसॉल्व हियर, मैरिज डिसॉल्व नहीं, दिस इज टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ मैरिटल टाइज। जो मैरिटल टाइज होते बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ टेम्पररी पीरियड के लिए सस्पेंड किया जा रहा है बाय द कोर्ट ऑर्डर, ठीक है, आप अपने आप से नहीं कर सकते, दैट इज नॉट वैलिड जुडिशियल सेपरेशन, दैट इज नॉट सेपरेशन। तो सेपरेशन मतलब फ्रॉम द कोर्ट की डिक्री से, ठीक है। और किस ग्राउंड पे ले सकते हैं आप इसको, तो वो ग्राउंड सेम रहेंगे जो डाइवोर्स के ग्राउंड है सेक्शन 13 क्लॉज 1 अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए एप्लीकेबल होंगे, सेक्शन 13 क्लॉज 2 अगर वाइफ है तो सिर्फ वाइफ के लिए जो ग्राउंड है 13 क्लॉज 2 में वो एप्लीकेबल है। अगर हस्बैंड ने पिटीशन फाइल किया जुडिशियल सेपरेशन का तो वो 13 क्लॉज 1 के अंदर फाइल कर सकता है, जो भी ग्राउंड वहां पे मेंशन, वॉट एवर ग्राउंड। समटाइम क्या होता है डाइवोर्स नहीं चाहते हस्बैंड और वाइफ, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए सेपरेट होना चाहता है, वो सेक्शन 10 में अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं। और जो वाइफ है वो 13 क्लॉज 1 में भी फाइल कर सकते हैं उन ग्राउंड्स पे, और 13 क्लॉज 2 के ग्राउंड स्पेशली वाइफ के लिए है तो उन ग्राउंड्स पे भी वो फाइल कर सकते हैं पिटीशन। Where a decree for judicial separation has been passed, it shall no longer be obligatory for the petitioner to cohabit with respondent, but the court may, on the application by petition of either party, and on being satisfied with the truth of the statement made in such petition, rescinded the decree if it is considered just and reasonable. देखो ये अगर एक बार जुडिशियल सेपरेशन हो गया तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो कोहैबिट साथ में रहे, वो अपने सेपरेट रह सकते हैं, लेकिन यस वो रिसाइंड कर सकते हैं, उसको रिसेशन कर सकते हैं, उस डिक्री को मतलब एक तरह से खत्म करने के लिए जुडिशियल सेपरेशन को अपना एंड करने के लिए वो अप्लाई करेगा, इधर पार्टी दोनों पार्टी कोर्ट में फाइल कर सकते हैं उस डिक्री को एंड करने के लिए क्लॉज 2 में, ठीक है। और उसके बाद वो अपने हैप्पीली साथ में रह सकते हैं। देखो दिस इज जो सेक्शन एक रेमेडी है जो लेसर डिग्री ऑफ द डाइवोर्स है। डाइवोर्स में तो ऑब्वियसली आपका पूरा मैरिज डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैरिज डिसॉल्व ना सर टेम्परेरी पीरियड के लिए अब सस्पेंड किया जाएगा मैरिज जो टाइप होगा मैरिटल रिलेशनशिप, ठीक है। बट याद रखना कभी भी आपस में कॉम्प्रोमाइज करके जुडिशियल सेपरेशन नहीं होता है, हमेशा कोर्ट की डिक्री से ही आपका कोर्ट के ऑर्डर से ही जुडिशियल सेपरेशन होगा, और उन ग्राउंड्स पे होगा जो 13 क्लॉज 1 और 13 क्लॉज 2 में दे रखे हैं, ठीक है। अब ये जो ग्राउंड है, जो ग्राउंड ऑफ जुडिशियल सेपरेशन है, ये अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, फुटनोट में आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिसमें दोनों सेम ग्राउंड यहाँ पे मेंशन कर रखे, जो डाइवोर्स के लिए सेम, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी सेम ग्राउंड है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो देन अगर यहाँ पे भी एक वैलिड, अगर मान लो सपोज जैसे हमने ऊपर बोला कि आरसीआर में 1 ईयर हो जाए डिक्री को लेके तो आपके पास वैलिड ग्राउंड डाइवोर्स का हो जाता है, तो सेम ग्राउंड यहाँ पे अगर मान लो सपोज डिक्री पास हो गई जुडिशियल सेपरेशन सेक्शन 10 में, आफ्टर दैट इसको डिक्री को पास होके 1 ईयर हो गया, 1 ईयर हो गया और देयर वाज नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन, 1 साल तक कोई कोहैबिटेशन रिजम्पशन ऑफ द कोहैबिटेशन नहीं हुआ, आफ्टर 1 ईयर आपके पास एक गुड ग्राउंड बन जाता है डाइवोर्स का, आप इस ग्राउंड पे भी डाइवोर्स ले सकते हैं कि मेरे पास डाइवोर्स जुडिशियल सेपरेशन की डिक्री है, ठीक है, और उसको 1 ईयर से ऊपर टाइम हो गया है, ठीक है, अभी तक हमारे बीच में कोई रिजम्पशन कोहैबिटेशन नहीं हुआ, तो इन दैट केस आप उस ग्राउंड पे डाइवोर्स ले सकते हैं 13 क्लॉज 1A क्लॉज 1, ठीक है। बट एक बात और याद रखना कि जुडिशियल सेपरेशन में अगर कोई हस्बैंड, जुडिशियल सेपरेशन याद रखना, नॉट म्यूचुअल सेपरेशन, जुडिशियल सेपरेशन में जब कोर्ट ने ऑर्डर कर रखा है अगर कोई हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करता है वो रेप माना जाएगा, ठीक है। तो दैट इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 376B आईपीसी। जुडिशियल सेपरेशन में अगर कोई हस्बैंड विदाउट कंसेंट ऑफ वाइफ सेक्सुअल इंटरकोर्सेस करता है विद द वाइफ, ठीक है, विदाउट हर कंसेंट, याद रखना विदाउट हर कंसेंट, तो 376B में आईपीसी में वो ऑफेंस है, क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट आपका जुडिशियल सेपरेशन और रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डाइवोर्स के ग्राउंड सेक्शन 13। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, जिन्होंने नहीं किया है जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं प्लीज आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप अगर एमसीक्यूज आप इस वीडियो लेक्चर के एमसीक्यूज या और जो हमारे इंडो मैरिज एक्ट के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आप करना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे इंस्टीट्यूट के ऐप पे एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हो। आप हमारी डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे ऐप का लिंक आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर दीजिएगा, या प्ले स्टोर पे जाके आप हिमालयन जुडिशियल कोचिंग इंस्टीट्यूट
सर टाइप करके वहाँ पे आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं ऐप को। तो वहाँ आपको बहुत सारे एक्सेस मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, आपका एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर सकते हो आप। ये वीडियो लेक्चर आपको सारे एक ही जगह एक ही प्लेस पे मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज वहाँ हमने लिस्ट बना रखी है, तो वहाँ भी आप इनको इंस्टॉल, क्योंकि ऐप का फायदा ये है कि आपको यूट्यूब पे तो नीचे ऊपर देखना पड़ेगा, और यूट्यूब पे तो सिर्फ आपका, यहाँ इस चैनल पे तो सिर्फ आपको वीडियो लेक्चर ही मिलेंगे, लेकिन ऐप पे आपको एमसीक्यूज, अदर पीडीएफ्स जो फॉर्मेट हो रहता है, तो वहाँ पे वो नोट्स वगैरह एक्सेट्रा आपको वहाँ पे प्रोवाइड्स किए जाते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपको लगता है कि बेनिफिट है तो आप हमारी ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा। धन्यवाद।